फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के ऑप्शनल ज्योग्राफी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन का जो अप्रैल मंथ का एडिशन है इसको डिस्कस किया था। अभी देखिए, ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन के जो अप्रैल मंथ का एडिशन है इसके कुछ टॉपिक रह गए थे। तो आज का ये जो पार्ट 2 का वीडियो है इसमें हम लोग ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन के जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसके साथ ही कुछ एक और भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है डाउन टू अर्थ से, जो कि भाषाओं की विलुप्ति के ऊपर है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, भाषाओं की विलुप्ति के ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा है ऑप्शनल ज्योग्राफी के अंतर्गत, जिसमें आपसे जो भाषाई हॉट स्पॉट होते हैं और इसके साथ ही जो संकटापन्न भाषा हॉट स्पॉट हैं, जो इंडेंजर्ड लैंग्वेज हॉट स्पॉट हैं, इनको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था और अधिकतर स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बहुत कठिन लगा था। तो ऐसे में जब आपको इस तरह के कोई आर्टिकल मिले तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक इनको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर पहले एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो जाहिर सी बात है यूपीएससी की नज़र में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का जो डाउन टू अर्थ मैगजीन का आर्टिकल है उसमें आपको भाषाओं की जो विलुप्ति की समस्या है, जो भाषाएं हमारी समाप्त हो रही हैं, इसके विषय में जानने को मिलेगा। देखिए, शुरुआत में मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। तो हालांकि हर वीडियो में मैं आपको अपने बारे में, अपनी प्रोफाइल के बारे में बताता हूं, लेकिन क्योंकि हर दिन नए नए स्टूडेंट्स जुड़ते रहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी मेरे बारे में जो नॉर्मल जानकारी है उसको रखें। तो मेरा नाम मयंक त्रिवेदी है। 14 अगस्त 1992 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। पिछले 5 सालों से मैं ऑप्शनल ज्योग्राफी और बाकी के सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा हूं और जो मेरे बनाए हुए वीडियोस हैं ये यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखे गए वीडियोस हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे वीडियोस हैं जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। अगर देखिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं किसी डिस्कशन के लिए, किसी क्वेश्चन के लिए, तो मैं जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो यहाँ से आप जो है लिंक पर क्लिक करके और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अब देखिए, कुछ जानकारियाँ मैं आपको अपनी वेबसाइट के बारे में दे देता हूँ। तो हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं इनकी पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट www.smarteduacademy.com पर उपलब्ध होती है। तो वेबसाइट का जो यूआरएल है ये आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब सपोज आपको जो ऑप्शनल ज्योग्राफी का करंट अफेयर का कोर्स है इसकी पीडीएफ चाहिए है, तो आप कोर्सेज के टैब में जा सकते हैं और यहाँ पर जाने के बाद आप सर्च कर लीजिए, ढूंढ लीजिए जो ऑप्शनल ज्योग्राफी का करंट का कोर्स है। अगर आप पीसी में यूज कर रहे हैं तो इस तरह से साइड में भी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है करंट अफेयर्स फॉर ऑप्शनल ज्योग्राफी। तो इस तरह से आप कोर्स के ऊपर चले जाइए। इस कोर्स में आप इनरोल कर लीजिए सिंपली रजिस्टर करके वेबसाइट पे, और आपको इस कोर्स के जितने भी पीडीएफ हैं उपलब्ध हो जाएंगे। इसके साथ ही स्टडी मटेरियल में भी आपको ये पीडीएफ उपलब्ध रहते हैं। अगर देखिए आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट को चलाने में, तो एक 30 से 40 सेकेंड का वेब ट्यूटोरियल अपलोड किया गया है। इसको देख करके आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि वेबसाइट को कैसे यूज करना है। इसके साथ ही देखिए कुछ हमारे पेड कोर्सेज भी हैं, इनकी भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए, हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी के जो नोट्स हैं ये आपको वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर जाकर के आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ऑप्शनल ज्योग्राफी का एक आंसर राइटिंग कोर्स चलता है, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर्स हैं इसके आपको वीडियो मिलते हैं, साथ में जो आंसर का पीडीएफ है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिवीजन को करने के लिए। यहाँ पर बेसिकली आपको बताया जाता है कि एक क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, इसके बाद जब क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो आंसर को कैसे शेप देते हैं, किस तरह से आप फिगर का डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका आंसर है कैसे इसे आप जनरल स्टडीज से ऑप्शनल ज्योग्राफी की कैटेगरी में ला सकते हैं। क्योंकि कई बार आपके जो आंसर्स होते हैं वो जनरल स्टडीज के आंसर लगते हैं, जबकि ऑप्शनल ज्योग्राफी के आंसर में आपको ज्योग्राफी की अपनी विशेष समझ को दिखाना होता है। तो इस तरह के मल्टीपल पॉइंट्स आपको इस कोर्स में बताए जाते हैं। इसके साथ ही हमारा ऑप्शनल ज्योग्राफी का एक कंप्लीट कोर्स है। इस कोर्स में आपको ऑप्शनल ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाता है, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है, और इसके बाद आपको किसी भी अन्य सोर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी अगर आपने इस कोर्स को किया हुआ है तो फिर आपको किसी भी अन्य सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही देखिए कुछ लोग केवल ह्यूमन ज्योग्राफी का कोर्स करना चाहते हैं, उन्हें केवल वहीं पर प्रॉब्लम होती है। तो जो केवल ह्यूमन ज्योग्राफी का कोर्स है इसकी फीस 8000 रुपीज़ है, और ये भी आपको वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस कोर्स में भी
आपको ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित करंट अफेयर के जितने टॉपिक हैं वो मिल जाएंगे, और साथ में पर्सपेक्टिव है, मॉडल है। इस तरह से पेपर 1 का जो सेक्शन 2 है यूपीएससी और यूपीपीसीएस का, वो पूरा का पूरा आपको कवर करवा दिया जाता है। तो ये कुछ कोर्सेज के बारे में जानकारी हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है ये केस स्टडी है। तो हमारा जो 22 मार्च का दिन होता है ये विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर साल की तरह जो 22 मार्च 2021 था, इसको भी विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया, और इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। अब ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में एक केस स्टडी दी गई है जापान के कुमामाटो शहर की। ये केस स्टडी जल प्रबंधन से जुड़ी हुई है। अब देखिए, मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन इस केस स्टडी के ऊपर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये केस स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो ये करंट अफेयर से जुड़ी हुई है, यानी कि जब आप इसको उदाहरण के रूप में प्रयोग करेंगे तो आपका जो आंसर है उसमें करंट अफेयर से वो लिंक हो जाएगा। दूसरी बात है कि जब आप अपनी किसी बात को कहते हैं तो उसको प्रूफ करने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल, कुछ तथ्य देने होते हैं, कुछ डेटा देना होता है। तो मान लीजिए आप भारत में जल प्रबंधन को लेकर के कोई सजेशन दे रहे हैं, तो उस सजेशन को बैक देने के लिए, यानी कि उस सजेशन की एक तरह से नींव के रूप में आप बता सकते हैं इस केस स्टडी को कि जापान में भी ऐसा किया गया और वहां पे सफल रहा, तो भारत में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए, केस स्टडी क्या है। एक कुमामाटो शहर है जो एक ज्वालामुखी के पास में बसा हुआ है। ज्वालामुखी जो होता है इसके ठीक पास में है, और यहाँ पर कुमामाटो शहर बसा हुआ है। कुमामाटो शहर की विशेषता क्या थी कि यहाँ पे धान की खेती होती थी। पास की जो नदी थी वहां से पानी लाया जाता था और धान के खेतों में भर दिया जाता था काफी ऊंचाई तक। इससे क्या होता था कि ये जो पानी है धीरे धीरे जमीन के अंदर इसका रिसाव होता था, और जो भूमि का जल स्तर है वो ऊपर उठ जाता था। इस तरह से शहर में कभी भी पानी की कमी नहीं होती थी। बाद में क्या हुआ, जब शहरीकरण हुआ तो जो खेती की जमीन है वो कम हो गई। इसके साथ ही जो किसान है उन्होंने धान की खेती करना छोड़ दिया और दूसरी फसलों को अपना लिया। इसकी वजह से जो कुमामाटो शहर का जो लोकल गवर्नमेंट थी, स्थानीय प्रशासन था, उसने अंदाजा लगाया कि कुमामाटो शहर में जो पानी है बहुत तेजी से कम हो रहा है, जल स्तर बहुत तेजी से कम हो रहा है, और जल्दी ही शहर में एक बड़ा जल संकट आ जाएगा। तो अब इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया जाए? जैसे अगर भारत में टपक सिंचाई पद्धति को आगे बढ़ाना है तो सरकार को किसानों को कुछ लाभ देने पड़ेंगे, कुछ इंसेंटिव देना पड़ेंगे, जिससे कि जो किसान हैं वो प्रेरित हो टपक सिंचाई पद्धति को अपनाने के लिए। यही चीज जापान में की गई। एक स्कीम लाई गई, पेमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज स्कीम। तो ये जो पेमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज स्कीम थी, इसमें बेसिकली किसानों को प्रोत्साहित किया गया, इंसेंटिव दिए गए कि आप फिर से जो धान की खेती है इसको करना स्टार्ट करिए, और जब आप धान की खेती करिए तो जमीन से पानी मत निकालिए, बल्कि जैसे आप ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से नदी से पानी ला करके खेतों में भरते थे उसी तरह से खेती करिए। देखिए, लाभ क्यों देना पड़ता है। मान लीजिए आज आप गेहूं की फसल करते हैं और आपको 1500 रुपए मिलते हैं, लेकिन अगर आप धान की फसल करेंगे तो 1200 ही रुपए मिलेंगे, तो आप 300 रुपए का नुकसान क्यों सहना चाहेंगे? तो ऐसे में अगर सरकार आपको ये 300 रुपए दे देती है तो फिर आप फिर से धान की खेती पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसी चीज को जापान में किया गया। वापस से जो धान के खेत थे उनकी पारंपरिक तरह से वहां पे कृषि की गई, पानी को खेत में भरा गया पास की नदी से ला करके, और जल्दी ही कुमामाटो शहर की जो समस्या थी, जो वहां पर जल स्तर नीचे हो गया था, वो समस्या सॉल्व हो गई। तो ये केस स्टडी हो गई कुमामाटो शहर की। देखिए, यहाँ पर जब मैं आपको तथ्य देता हूं तो सारा डेटा दे देता हूं, लेकिन डेटा याद करने की यहां पर जरूरत नहीं है। जहां पर डेटा याद करने की जरूरत होगी उसको मैं खुद रिपीट करूंगा, खुद आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसके बारे में आपको सोचना है। देखिए, एक रिपोर्ट आई कि जो हमारे विषुवत रेखा पर रहने वाले जीव जंतु हैं, अब वो पोल के साइड में पलायन कर रहे हैं, यानी कि जो विषुवत रेखा के जीव जंतु हैं वो कहां पे जा रहे हैं? ध्रुवों की ओर, उत्तर दिशा में जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? प्रश्न जो है ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर आपको अपने आप में ढूंढना है, और अगर आप समझ जाते हैं तो कमेंट करके लिख भी सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा अगला टॉपिक है ये लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है।
तो सारे अंडमान निकोबार की एक भाषा है जिसको बोलने वाली अंतिम महिला जो जीवित थी वो लीचो थी। तो ये जो लीचो नाम की महिला थी इनका भी अभी देहांत हो गया। तो जब इस भाषा को बोलने वाले अंतिम व्यक्ति का देहांत हो गया तो इसके साथ ही ये जो सारे भाषा है ये भी विलुप्त हो गई, यानी कि समाप्त हो गई। इसी तरह से देखिए अंडमान की जो जारवा भाषा है इसके सामने भी यही समस्या आ रही है। इसको बोलने वाले भी केवल 266 लोग ही बचे हैं। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो अंडमान निकोबार की इतनी सारी भाषाएं विलुप्त हो रही हैं इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए एक समय जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर रहे थे। ऐसे में जो ब्रिटिशर्स हैं ये अंडमान निकोबार में भी अपना कब्जा करने पहुंचे। जब ये लोग अंडमान निकोबार गए तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी ले गए। अब देखिए जिन बीमारियों के साथ हम लोग बचपन से रह रहे होते हैं उनको लेकर के हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होती है, लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति है जिसका उस बीमारी से पहले कभी सामना नहीं हुआ है तो उस समुदाय के अंदर इन बीमारियों को लेकर के प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी। यही चीज अंडमान निकोबार के लोगों के साथ हुई। जब ब्रिटिशर्स अपने साथ कई सारी नई नई बीमारियां लेकर के अंडमान में गए तो वहां के लोग इन बीमारियों का सामना नहीं कर पाए और अंडमान निकोबार के जो स्थानीय आबादी है उसकी संख्या में इन बीमारियों की वजह से तेजी से कमी आई। तो देखिए भाषा कौन बोलता है, लोग बोलते हैं। जब लोगों की संख्या में तेजी से कमी आएगी तो जाहिर सी बात है उस भाषा को जो बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है और जिस दिन उस भाषा को बोलने वाला कोई नहीं बचेगा तो भाषा भी विलुप्त हो जाएगी। वैसे देखिए इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जब आप प्रवास करते हैं, मान लीजिए आप बिहार में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं और महाराष्ट्र चले जाते हैं और धीरे धीरे आप जो है अपनी स्थानीय भाषा को भूल जाते हैं और मराठी भाषा अपना लेते हैं। आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं पूरी तरह से मराठी बोलने लगती हैं। तो ऐसे में आपकी जो स्थानीय भाषा है उसको बोलने वाले लोगों की संख्या में कमी आ गई क्योंकि आपने दूसरी भाषा अपना ली। तो इस तरह से मल्टीपल तरीके होते हैं जिसकी वजह से कोई भाषा जो है संकट में आ जाती है या फिर विलुप्त तो हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बीमारियों की वजह से अंडमान की जो भाषाएं हैं उनके ऊपर एक खतरा आया। अगर हम लोग वर्ष 2010 से 2020 के बीच की बात करें, इस चीज को आपको याद रखना है, तो जो ग्रेट अंडमानी परिवार है इसकी 3 भाषाएं समाप्त हो चुकी हैं, खोरा, बो और सारे। अभी हम लोगों ने सारे की बात की, इसके साथ ही 2010 से 20 के बीच में ही 2 अन्य भाषाएं खोरा और बो ये दोनों भी समाप्त हो चुकी हैं। और एक अन्य भाषा है जेरू, इसको बोलने वाले भी 3 ही लोग बचे हैं, यानी ज्यादा लोग नहीं हैं जो इस भाषा को बोल रहे हैं। शायद ये भाषा भी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। अब देखिए यूनेस्को क्या है, एक जारी करता है अपनी रिपोर्ट एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर। तो एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर में बताया जाता है कि कौन कौन सी भाषाएं संकट में हैं, कौन कौन सी भाषाएं विलुप्त हो गई हैं। तो अगर इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1950 से अभी तक अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 230 भाषाएं ऐसी हैं जो विलुप्त हो गई, जिनको समझने वाला बोलने वाला कोई नहीं बचा। यूनेस्को ने 2001 में पहली बार जब एटलस जारी किया था तब 900 भाषाओं पर विलुप्ति का खतरा पाया था, लेकिन 2017 में बताया गया कि पूरे विश्व में लगभग 2464 ऐसी भाषाएं हैं जो विलुप्त होने वाली हैं। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या है कि जो सबसे ज्यादा विलुप्ति के खतरे से ग्रस्त भाषाएं हैं वो भारतीय भाषाएं हैं, यानी कि भारतीय भाषाओं का बहुत ज्यादा तेजी से ह्रास हो रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से इन्हें बोलने वालों की संख्या में कमी आ रही है। अब देखिए भारत की 197 ऐसी भाषाएं हैं जो विलुप्त हो सकती हैं, जो इंडेंजर्ड हैं। इसके साथ ही अगर अमेरिका की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे है, 191 भाषाएं इसकी खतरे में हैं। ब्राजील की 190 भाषाएं जो हैं इनका वजूद संकट में है, यानी कि पूरे विश्व समेत भारत में बहुत सी भाषाएं हैं जो समाप्त होने वाली हैं। अब देखिए क्या है, मातृभाषा तब मरती है जब उसे बोलने वाली आबादी मर जाती है, जैसा अंडमान में हुआ, या किसी दूसरी भाषा को अपना लेती है। जैसे कि मान लीजिए भारत में बहुत से लोगों ने अंग्रेजी को अपना लिया, या फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जब आप अपने क्षेत्र को छोड़कर कहीं और जाते हैं तो वहां की भाषा अपना लेते हैं। इन सभी कारणों से क्या होता है, मातृभाषा नष्ट हो जाती है। सामाजिक और आर्थिक कारण भी इसकी एक बड़ी वजह है। व्यापार और पलायन, ताकतवर द्वारा किसी एक भाषा को तवज्जो देने से छोटी और स्थानीय भाषाएं उपेक्षित रह जाती हैं।
अब जो ताकतवर वर्ग है, जब वो क्या करता है, किसी एक ही भाषा को तवज्जो देता है, मान लीजिए प्रशासन है, प्रशासन की भाषा अंग्रेजी को बना दिया गया, स्कूली भाषा अंग्रेजी को बना दिया गया, तो फिर हिंदी धीरे धीरे दम तोड़ने लगेगी। इसी तरह से जब कहीं पर भी किसी एक भाषा को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है तो बाकी भाषाएं नष्ट होने लगती हैं। व्यापार और मीडिया के वैश्विक होने, यातायात और संचार में तकनीकी सुधार से भी एक भाषा से दूसरी भाषा में स्थानांतरित होने का दबाव बढ़ा है। अब आपको इंटरनेट यूज करना है तो आप इंग्लिश में यूज करते हैं। इस तरह से आपके देश में भी बाहर के लोग आते रहते हैं, जिससे कि भाषाओं में मिक्सिंग होती रहती है। तो जो प्रभावशाली वर्ग की भाषा है उसको अपनाए जाने की संभावना ज्यादा रहती है। देखिए ये जो पैराग्राफ है आपके लिए पूरा एक आंसर का काम कर सकता है कि भाषाएं क्यों जो है नष्ट हो जाती हैं। उदाहरण के लिए हिंदी के प्रचार और प्रसार से उत्तर पूर्वी राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बोली जाने वाली भाषाएं खतरे में पड़ गई हैं। इस द्वीप में रहने वाले आदिवासी आबादी हिंदी को अंगीकार कर रही है, जिससे उनकी मातृभाषा बोलने और समझने वाले खत्म होते जा रहे हैं। तो अब जब आदिवासी लोग वगैरह हिंदी भाषा बोल रहे हैं तो उनकी जो स्थानीय भाषाएं हैं वो नष्ट हो रही हैं। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में जो बोली जाने वाली टोटो भाषा है उसके ऊपर भी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जब आपदा आती है, देखिए आपदा आई तो आप क्या करेंगे, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। यानी जैसे जलवायु परिवर्तन, जो शरणार्थी होते हैं, मान लीजिए कहीं पर जल स्तर बढ़ रहा है तो ये जो शरणार्थी हैं ऐसी जगह चले जाएंगे जहां पर इतना ज्यादा जल स्तर ना हो, जहां पर ये रह सकें। जब ये नई जगह पे जाएंगे तो नई भाषा के संपर्क में आएंगे और धीरे धीरे इसी भाषा को ये लोग अपना लेंगे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन, देखिए ये चीज याद रखिएगा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन मैसूर स्थित भारतीय भाषा संस्थान देश भर की ऐसी भाषाओं की जानकारी जुटा रहा है जिन पर विलुप्ति का खतरा है, और संस्थान ने अब तक 117 भाषाओं की पहचान की है। यानी कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का जो इंस्टीट्यूट है वो कहता है कि भारत की 117 भाषाएं नष्ट हो सकती हैं। यहाँ पर जो भी जानकारी दी गई है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आप शब्दशः याद कर लीजिए, एक एक शब्द आप याद कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे। अच्छा देखिए, जो अधिकतर भाषाएं विलुप्त हो रही हैं वो किनकी भाषाएं हैं? देशज लोगों की। देशज लोग कौन होते हैं? जो वनों में रहने वाले आदिवासी समुदाय हैं या फिर जो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, इन्हीं की भाषाएं ज्यादातर विलुप्त हो रही हैं। इसके साथ ही देखिए, अगर हम लोग बात करें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की पूरे पृथ्वी पे, तो पूरी पृथ्वी का केवल 7% हिस्सा ऐसा है, 7% ऐसा हिस्सा है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। लेकिन पृथ्वी की सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा जो जैव विविधता मिलती है वो इसी 7% हिस्से में मिलती है। और जहां पर ये इतनी ज्यादा जैव विविधता मिल रही है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, वहीं पर आपको सबसे ज्यादा भाषाई विविधता भी मिलती है। यानी कि पृथ्वी की सबसे ज्यादा भाषाई विविधता और जैव विविधता एक साथ पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। इसी वजह से जो वैज्ञानिक हैं वो जैव विविधता को भाषाई विविधता से जुड़ा हुआ मानते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको पहले एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से समझाता हूं कि क्या कारण है कि भाषाएं इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल को मैं आपको बना के समझा रहा हूं जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। अब देखिए, हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, लेकिन उनकी भाषा को हम लोग नहीं समझ पाए। अब हो सकता है उनके पास ऐसी बहुत सी जानकारियां हो जो कि वर्तमान समाज के लिए वर्तमान समय में उपयोगी हो सकती हैं। चलिए मान लेते हैं कि ऐसा हम लोग मान रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे उनको कैंसर का इलाज पता था, जो कि बहुत सटीक इलाज था। अब अगर इनकी भाषा को हम लोग समझते होते तो इनकी ये जो तकनीक थी, जो औषधियों की जानकारी थी, उसका हम लोग इस्तेमाल कर पाते। तो हर जो समुदाय है, क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्रों में रह रहा है, किसी को जंगल की जो जानकारी है बहुत अच्छे से है, इसके साथ ही कोई समुदाय है जिसको पहाड़ी क्षेत्रों की बहुत ज्यादा जानकारी है, किसी को जो समुद्र के संसाधन हैं उनका कैसे प्रयोग करना है इसकी जानकारी है। लेकिन जब ये समुदाय नष्ट होते हैं तो इसके साथ ये इनका जो पूरा का पूरा ज्ञान कोश है, जो बहुत ज्यादा मूल्यवान है, वो भी नष्ट हो जाता है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जो सबसे ज्यादा खतरा है वो घुमंतु समुदाय की भाषा पर है। क्योंकि ये देखिए, जो घुमंतु लोग हैं इनका एक कह लीजिए इच्छा होती है
कि कोई इनको पहचान ना पाए, और इसके लिए ये क्या करते हैं, अपनी जो मूल भाषा है उसका इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और अगर मैं अपनी स्थानीय भाषा को बोलूँगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैं कहाँ से हूँ। तो अगर मैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहता हूँ तो मैं वही भाषा बोलूँगा जो आपकी भाषा है। तो इस चीज़ को घुमंतु समुदाय के लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी भाषा को नुकसान पहुँच रहा है। इसके साथ ही जो तटीय इलाकों यानी समुद्र के किनारे रहने वाले जो लोग हैं या फिर झील वगैरह के किनारे जो लोग रहते हैं, इनके जो कह लीजिए जो झील वगैरह के किनारे जो सी फार्मिंग के कानून होते हैं, इनमें बदलाव आ रहा है। और जब इन कानूनों में बदलाव आ रहा है तो ये लोग जो ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से बहुत ज़्यादा सालों से इन स्थानों पर रहते आए हैं, अब ये अन्य स्थानों पे पलायन कर रहे हैं, दूसरे स्थानों पे जा रहे हैं। ऐसे में क्या हो रहा है, इनकी जो भाषाएं हैं, जो पुरानी भाषाएं हैं, वो नष्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जो भाषा का टॉपिक है इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा, और यहाँ पर अब कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर देने में सक्षम होंगे, और इसको रिवाइज करने के लिए आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अगला टॉपिक जुड़ा है यारलुंग जांगबो नदी से। तो ये यारलुंग जांगबो जो है तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकलती है। समस्या की बात क्या है कि चीन के द्वारा इसके ऊपर बांध का निर्माण किया जा रहा है। अब देखिए वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये जो नदी है ये भारत के कुछ इलाकों से होकर के निकलती है, जिसकी वजह से भारत में समस्याएं आ सकती हैं। तो ये जो यारलुंग जांगबो है ये तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकलती है, और जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो इसको सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। यानी भारत में यारलुंग जांगबो को जानते हैं सियांग अथवा दिहांग के नाम से। जब ये 230 किलोमीटर आगे बढ़ जाती है तो लोहित नदी इसमें आकर के मिल जाती है, यानी कि यारलुंग जांगबो जिसको भारत में सियांग अथवा दिहांग के नाम से जाना जाता है, इसमें लोहित नदी मिलती है। फिर कुछ और आगे चलने पे इसमें दिबांग नदी भी मिलती है, यानी कि 2 नदियां इसमें मिल गईं, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, जिससे हम सभी परिचित हैं। अब देखिए कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जो कह रहे हैं कि अगर चीन इस नदी पे बांध बनाता है तो कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी विशेषज्ञों का एक समूह है जो इसके ऊपर आपत्ति जता रहा है। जैसे कि एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो नदी के साथ आने वाला तलछट है उसमें कमी हो जाएगी, यानी नदी अपने साथ जो गाद वगैरह लाती है वो सब कम हो जाएगा। इससे हमारी जो मिट्टी है उसका जो कह लीजिए उर्वरता है वो भी कम हो सकती है। इसके साथ ही पोल्यूशन वगैरह का प्रॉब्लम रहती है। जैसे अगर 2017 की अगर आपको याद हो तो सियांग नदी का उस समय जो जल है बिल्कुल ही काला पड़ गया था, इसमें सीमेंट वगैरह मिल करके आ गई थी, तो ये भी प्रदूषण की भी समस्या हो सकती है। फिर ये भी हो सकता है कि चीन ने क्योंकि बांध बना दिया है ऊपर, अब ऊपर से मान लीजिए पानी नीचे आना है और ऊपर आपने पानी को रोक दिया है, तो जब आप ऊपर पानी को रोक देंगे तो यानी कि भारत में जो पानी है उसकी उपलब्धता में कमी आ सकती है, युद्ध का हथियार हो सकता है। यानी कि मान लीजिए बांध में बहुत सारा पानी जमा है और भारत और चीन के बीच में युद्ध की स्थिति है। चीन क्या करेगा, इस बांध को अचानक से खोल देगा और हमारा पूरा जो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, ये आप कह लीजिए बाढ़ में डूब जाएगा। तो एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। भूकंप की संभावना रहती है, क्योंकि देखिए पृथ्वी के अंदर क्या होता है, क्रैक्स होते हैं, फिशर्स होते हैं, और जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा गैलनो पानी जो है, जब इसका प्रेशर इन फिशर्स के ऊपर पड़ता है तो क्या होता है, ये जो दरारें हैं ये और भी ज्यादा कह लीजिए तेजी से फैलने लगती हैं, जिससे कि भूकंप वगैरह आ सकते हैं। और फिर जैव विविधता को तो नुकसान होता ही है बांध वगैरह के बनने से। तो ये भारत की समस्याएं हैं इस बांध को लेकर के। देखिए जो जनसंख्या भूगोल है ये हमारे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जब भी आपको कोई रिपोर्ट वगैरह पढ़ने को मिले जनसंख्या भूगोल से संबंधित, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। तो 23 मार्च 2021 को एक ऐसी ही रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार के द्वारा सामने रखी गई, जिसमें बताया गया कि भारत में मातृ मृत्यु दर है, बाल मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, इन सभी आंकड़ों में कितना सुधार आया है और क्या लक्ष्य है। तो इस रिपोर्ट को देखिए अभी आप केवल समझ लीजिए, लेकिन ये आप याद तब करेंगे जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और आपको मेंस देना है, क्योंकि अगर आप अभी से याद करते हैं तो आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा और शायद आपको मेंस तक ये याद भी ना रह जाए। तो जब मेंस आता है तब आप इसको पीडीएफ को ओपन करके और याद कर सकते हैं। तो देखिए पहली बात केंद्र सरकार की रिपोर्ट में बताई गई कि जो सांस और सुमन योजना थी,
इससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। तो सांस योजना क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो भारत में जो निमोनिया की वजह से शिशुओं की मृत्यु हो रही थी, इसको कम से कम करने के लिए ये सांस स्कीम लाई गई थी। फिर देखिए सुमन योजना क्या है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, यानी कि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही है तो माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें, इसको ध्यान में रखते हुए ये आपकी सुमन योजना लाई गई थी। इसके साथ ही मिडवाइफरी प्रशिक्षण दिया गया, यानी कि जो बच्चों को जन्म देने से संबंधित नर्स वगैरह होती हैं, इनको प्रशिक्षित किया गया। तो इस सब प्रयासों से क्या हुआ कि जो बाल मृत्यु दर है, जो 2012 में 52 तक थी, 2018 में कम होकर 36 रह गई। 1990 में भारत की मातृ मृत्यु दर 556 प्रति लाख थी, यानी कि प्रति लाख अगर मान लीजिए 1 लाख महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया तो इसमें से 556 जो माताएं थी उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब इसको कम करके 2016 से 18 के बीच के अगर आंकड़ों को देखें तो इसको कम करके 113 तक लाया गया है। इसके साथ ही शिशु मृत्यु दर जो 1990 में 80 थी, 2018 में 32 रह गई। 2013 में अगर हम लोग कुल प्रजनन दर की बात करें, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें, तो ये 2.3 था और 2018 में ये रह गया 2.2। लेकिन अभी भी हमको आगे जाने का लक्ष्य है, हमको अपने टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक ले जाना है। अगर देखिए हम लोग बात करें कि ट्यूबरकुलोसिस की वजह से कितनी मृत्यु हो रही थी, तो 2012 में 42 प्रति 1 लाख मृत्यु हो रही थी। यानी अगर 1 लाख टीबी के केस भारत में आए तो उसमें से 42 लोगों की मृत्यु हो जाती थी। अब वर्तमान में क्या है, अगर 1 लाख टीबी के मरीज भारत में आए मान लीजिए 1 साल में, तो इसमें 33 लोगों की मृत्यु हो रही है, यानी कि कुछ सुधार हुआ है। और सरकार ने यह भी बताया कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है और इंद्रधनुष 2.0 जो है, देखिए इंद्रधनुष 2.0 क्या था कि जिन बच्चों के टीकाकरण नहीं हो पाया है सभी बच्चों के टीकाकरण किया जाए। तो इन योजनाओं की वजह से जो प्रोग्रेस हुई है उसमें बहुत ज्यादा योगदान मिला है। इसके बाद देखिए आता है टर्म मैरीन स्पेशल प्लानिंग। तो इसको मान लीजिए ये आपके सामने आ जाता है एग्जामिनेशन में और आपने नहीं पढ़ा है तो इसको आप बहुत आसानी से डिकोड कर सकते हैं। देखिए जाहिर सी बात है ये क्लाइमेट चेंज वगैरह से जुड़ा होगा। मैरीन है तो समुद्री रिसोर्सेज से जुड़ा होगा। तो जो समुद्री संसाधन है इनको क्या किया जाता है, देखिए इस प्लानिंग में क्या किया जाता है, मैरीन स्पेशल प्लानिंग में जो पब्लिक सेक्टर है यानी कि सरकार है, जनता है, ये मिलकर के नीतियां बनाती हैं। और कैसी नीतियां बनाती हैं कि जो मैरीन रिसोर्सेज हैं इनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि ना केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी ये सुरक्षित रहे। और साथ में जो समुद्र में होने वाला प्रदूषण है, जो अत्यंत उपभोग की वजह से जो प्रजातियां वगैरह विलुप्त हो रही हैं, इन समस्याओं का भी समाधान किया जा सके। देखिए आज का अंतिम टॉपिक है अटलांटिक मेरीडायोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन का कमजोर होना। तो ये भी क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा आपके जो यूपीएससी के टॉपिक बनते हैं वो क्लाइमेट चेंज से ही बन जाते हैं। तो देखिए क्या है, मैक्सिको की खाड़ी से उत्तरी अटलांटिक की ओर ये करंट प्रवाहित होता है। वैसे तो इसका बहुत बड़ा प्रवाह है, लेकिन जो मैक्सिको की खाड़ी से ये उत्तरी अटलांटिक की ओर प्रवाहित होता है, इसकी वजह से जो गल्फ स्ट्रीम धारा है जिसका नाम सभी ने सुना है, तो गल्फ स्ट्रीम धारा को ये मजबूती देता है। अब देखिए क्या है, ये जो हमारा अटलांटिक मेरीडायोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है ये वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है। और इसके कमजोर होने की वजह से क्या हो रहा है कि गल्फ स्ट्रीम धारा भी कमजोर हो रही है। अब इसके प्रभाव क्या आएंगे, अमेरिका का जो अटलांटिक तट है वहां पे जल स्तर बढ़ जाएगा, जो फ्लोरिडा तट है वहां पर शीतकाल ज्यादा तीव्र हो जाएगा, और ब्रिटेन में तूफान है, हीट वेव है और शीतकाल जो है ये ज्यादा तीव्र हो जाएंगे। तो ये अटलांटिक मेरीडायोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के कमजोर होने के परिणाम हो गए। तो इस तरह से हम लोगों ने ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन को और साथ ही डाउन टू अर्थ मैगजीन को कवर कर दिया है।